हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको दे के कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी इसके देखो, इसका क्या है, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया है, इसके एनसीईआरटी पूरे सॉल्यूशन को देख लिया है कि भाई सारी चीजें हमने कंप्लीट करवा दी है। और अब आप लोगों को पता है कि एग्जाम में एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, तो एमसीक्यूज भी करना बहुत जरूरी है। तो अब सीरीज स्टार्ट होती है एमसीक्यूज की, और इस एमसीक्यूज से क्या होगा कि भाई यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा शार्प होंगे, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे मोटे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे और ऐसे बारीकियों वाले क्वेश्चन लाएंगे जहाँ फंस सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपके पूरे बेसिक क्लियर होने वाले हैं। तो बस आखिरी तक बने रहिए भाई, मजा आने वाला है, क्योंकि एमसीक्यूज में हम लेके आए हैं बहुत जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन। ओके, चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई कैसे कैसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो समीकरण में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 बराबर में 30, ये दे रखा है। ठीक है भाई, के मूलों की प्रकृति क्या होगी? भाई इसके मूल जो है उसकी प्रकृति क्या होगी? अब मूलों की प्रकृति कौन डिसाइड करता था? तो मूलों की प्रकृति डिसाइड करता था विवेकर, डिस्क्रिमिनेट जो डी था वो डिसाइड करता था। यानी इसमें हमने पढ़ा हुआ है अगर डी का मान 0 से छोटा है तो उसके मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे। ठीक है, ये चीज होगा। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में वास्तविक होगा, ये चीज होगा। ठीक है, और अगर डी का मान 0 के बराबर है, डी का मान अगर 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो एक समान वास्तविक मूल हैं। भाई एक समान होंगे और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, एक समान वास्तविक मूल होंगे, ये तीन कंडीशन थी जो हमें बताता है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो अब इसमें पूछा है समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, इस समीकरण के मूल की प्रकृति क्या है, तो इसका डी निकालना पड़ेगा। अब डी क्या था? डी हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पढ़ रखा है कि डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डी का मतलब। और समीकरण क्या होती है हमारी? समीकरण का मानक रूप क्या है? तो मानक रूप है हमारे पास ax का वर्ग प्लस में bx और प्लस में c और बराबर में 0। ये किसी भी समीकरण का मानक रूप होता है और ये चीज़ होती है डी। अब इस कंडीशन से यहाँ पर अगर मैं इसको मैच करता हूँ, इसको आपस में रिलेट करता हूँ, तो a का मान कितना है? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी a का मान आ रहा है 1। x के गुणांक को b कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो x का गुणांक b है, तो b है 2 और c जो है, c क्या 4 लिखूँ कि 30 लिखूँ, क्या लिखूँ? तो भाई यहाँ पर बराबर में 0 है, तो यहाँ भी बराबर में 0 होना चाहिए। यानी इस 30 को उठा के इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 में से गया 30, ये होगा बराबर 0, यानी ये बच गया -26। यानी इसको जैसे इधर लाओगे तो ये -26 बचेगा, यानी c का मान -26 है। ये आ गया हमारे पास, डन। अब इस चीज को यहाँ पर डी में उठाकर देखेंगे, रखेंगे और उससे देखेंगे इस तीनों में से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज है भाई? डी का मान, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग आएगा। ठीक है, माइनस में 4 a की बात करें तो 1 है और c की बात करें तो -26 है, ये चीज आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ से हम देख रहे हैं ये तो 4 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ये आ रहा है 108 आ रहा है, सॉरी 104 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ गया, इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया है 108 आ चुका है। क्या ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो हम देख पा रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या रहे? तो इसके मूल आ रहे हैं वास्तविक। तो क्या वास्तविक कहीं पर है? तो हमें दिख रहा है भाई वास्तविक देखो दो ऑप्शन है, वास्तविक और समान है कि वास्तविक और असमान है। तो समान वाली कंडीशन में तो ये था भाई, एक समान था, तो ये तो नहीं है। ये भी आपका वास्तविक और समान है, लेकिन हमें समान नहीं चाहिए, हमें असमान चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन के लिए इतना सारा करना पड़ेगा क्या? बेटा इतना सारा नहीं करना, आपको ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए जो कि मैंने आपको रिमाइंड करा दिए हैं दोबारा से। ठीक है, कि भाई ये फॉर्मूलेस आपने पढ़ रखे हैं। अब क्या चीज़ है? देखो अब ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद आपके माइंड सेटअप क्या है? जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको देखना है भाई मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आपके माइंड में आया भाई डी निकालना है। तो डी के हिसाब से आपने डी का मान रखा, सीधे बी रखा, 2 रख दिया वहाँ पर, और 4ac रख दिया और सीधे आंसर निकाल दिया। ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें
आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत बातें आपके माइंड से स्किप हो गई होगी तो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें रिमाइंड करवा दी है, जिससे कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो हम इसमें देख सकते हैं भाई सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पर, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारे पास है भाई क्या, द्विघातीय समीकरण हमें दे रखा है। चलो भाई दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई इसके विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट का मान ज्ञात करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर क्या होता है, तो इसकी बात करें तो ये डी था, जिसके बारे में अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि भाई डी क्या होता है। तो डी का फॉर्मूला था हमारे पास बी का वर्ग माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहां से हम ज्ञात कर पाएंगे भाई एबीसी क्या है। तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, इसका गुणांक ए है तो मतलब 3 है। भाई ये एक्स का गुणांक बी होता है यानी कि -2, और सी जो अचर संख्या होती है जो 1/3 है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इस डी के मान में, डी में हम इस एबीसी के मान को रख देते हैं, अपने आप डी आएगा क्योंकि हमें डी ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी कितना है, तो भाई -2 का वर्ग है, -4 ए है 3 और सी है 1/3। भाई ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 से तो 3 कट गया, और -2 का वर्ग कितना होता है, तो भाई +4 होता है, क्योंकि माइनस का वर्ग जो होगा वो प्लस में आता है हमेशा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 4 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, इसको हमने घटाया तो 0 आ रहा है। ठीक है भाई, ये 0 आ गया, डन। भाई 0 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब इसके डी का मान 0 है, और इसमें कहीं ऑप्शन में 0 है, तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन 0 हमें दिख रहा है। इसको चेक कर लें क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है द्विघातीय समीकरण हमें ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि मूल का योगफल कितना होगा, के मूलों का योगफल। भाई द्विघातीय बहुपद आपने पढ़ा था, बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब उसके अंदर हमने शून्यांक का योग और शून्यांक के गुणनफल के बारे में पढ़ा था, बस वही फॉर्मूला लगना है। क्या था भाई, यहाँ पर इसके मूल कितने निकलेंगे, इसके 2 मूल निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा होता है। ठीक है, इन मूलों का योग क्या होता है भाई, शून्यांक का योग क्या होता है, तो ये होता है -b/a होता है। ये फॉर्मूला था हमारे पास, यही फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, शून्यांक के योग का ये फॉर्मूला, तो वही चीज कर रखा है कि भाई मूलों का योग, मूल कहो चाहे शून्यांक कहो, बात एक ही होती है, याद रखना। तो भाई दोनों का योग होता है -b/a, और इसके अकॉर्डिंग a कितना है, तो a होता है x स्क्वायर का गुणांक -3, b है 4 और c है 5, यही चीज होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का मान इसमें रखेंगे, तो b का मान क्या है, तो इसमें रखा भाई 4। ठीक है, a का मान क्या है, तो -3, ये रख दिया, माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 4/3। यानी हम कह सकते हैं इसके मूलों का योग जो होगा, इसके शून्यांक का योग जो होगा वो 4/3 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 4/3 ऑप्शन करेक्ट आता है। इसमें ये आपको नहीं करना कि भाई पहले इसके मूल ज्ञात करो फिर उसको जोड़ के बताओ भाई कितना आ रहा है, इतना नहीं करना। आपको डायरेक्ट देखना है कि आपको ये फॉर्मूला पता है, ये रिलेशन आपको पता है, तो भाई ऐसे ही करेंगे ना। क्यों हम जाएंगे पूरे लेंथी प्रोसेस पे, नहीं जाना। आपको शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट से ही करेंगे, डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी द्विघातीय समीकरण के विवेचक, विवेचक क्या होता है, तो विवेचक ही आपका विविधकर होता है। विविधकर और विवेचक एक ही बात होती है, उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, यानी ये भी चीज आपका डी ही है। तो इस डी का मान जो है 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, यानी डी का मान कह रहा है अगर ये 0 से बड़ा होता है तब इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, भाई कैसा होगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में, जिसकी अभी पहले क्वेश्चन में ही करवाया था, पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। भाई 2 मूल आएंगे, दोनों अलग अलग भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं d का मान 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक व भिन्न होंगे। तो वास्तविक और भिन्न कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि वास्तविक है और भिन्न है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो याद रखना जब भी डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा, और डी का मान अगर 0 के बराबर होता है तो वास्तविक होगा और समान होगा। ये लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। और अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो वो वास्तविक नहीं हो सकता, वो अवास्तविक होगा। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करने। भाई मूल कैसे ज्ञात करें। अब भाई इसको देख के लगता है भाई इतना खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया, अब क्या करा जाए। तो यहाँ की बात करूँ तो ये हमारे पास है a का वर्ग, p का वर्ग, x का वर्ग माइनस q का वर्ग बराबर में 0 है।
ये चीज़ आ गई है। ठीक है भाई, अब इससे कैसे ज्ञात किया जाए? ठीक है, तो भाई जैसे ही जीरो के सामने, तो मतलब x का मान निकालो ना, जैसे ही x का मान निकालोगे वही होता है मूल। ठीक है, तो भाई कैसे निकलेगा? इस क्यू स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ रखा हमने, तो ये आया a का वर्ग, p का वर्ग, x का वर्ग, बराबर में उस साइड जाएगा तो ये q का वर्ग आ गया। ठीक है भाई, x के वर्ग की बात करें तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है q का वर्ग बटे में a का वर्ग और p का वर्ग आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब जैसे ही वर्ग यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा? तो उस साइड जाके रूट लगेगा, मतलब उधर के भी स्क्वायर हट जाएंगे सारे। तो हटने का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा q बटे में a और p आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम वर्ग हटाते हैं ना, वैसे ही आता है एक साइन जो कि होता है प्लस माइनस, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं भाई कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास, q बटे में AP, ये चीज़ हमारा आंसर आ चुका है। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी अगर आपको इसके मूल ज्ञात करने तो भाई x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात किया वही उसके मूल है, वही उसका शून्यांक है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ चुका है। डन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, द्विघातीय समीकरण cx² माइनस bx प्लस में a बराबर में 0 है। चलो ठीक है, इसका क्या रखा है? विविक्त कर जो है शून्य हो तो समान मूल बीटा होगा, यानी इसने ये क्या रखा है? इसका विविक्त कर शून्य है। अब विविक्त कर शून्य का मतलब एक समान मूल होंगे, यानी ये जो द्विघातीय समीकरण है इसके दोनों मूल बराबर होंगे। यानी कहा जाए एक मूल अल्फा था और एक मूल बीटा था, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी एक अल्फा नहीं है, ये भी बीटा ही है, यानी इसके दोनों ही मूल, जो दो मूल आए हैं दोनों मूल इसके बीटा ही आए हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है उस मूल को ज्ञात कीजिए, तो मूल क्या निकलेगा? तो भाई मूल निकालने के लिए हमें पता है शून्य का जो इसके मूल होते हैं इनका योग जो होता है वो कितना होता है? माइनस b बटे में a होता है, यही होता है। ठीक है भाई, यहाँ से हम देख पाएंगे भाई बीटा बीटा क्या होता है? 2 बीटा हो जाएगा, और b तो b ही है यहाँ पे, सॉरी b का मान क्या है भाई? a क्या है? जो a कहते हैं जो x² के साथ होता है वो कितना है? c है, तो मैं नीचे c लिखूंगा। और ये b की बात करें तो b के जगह पे क्या है? तो माइनस b है, तो यहाँ माइनस साइन तो पहले से था और एक माइनस b और आ गया। चलो भाई ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बीटा का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा b बटे में c आएगा, और ये 2 उठ के नीचे आ जाएगा, ये 2 उठ के नीचे आ गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं बीटा का मान आ गया है b बटे में 2c। क्या गया? बीटा का मान आ गया b बटे में 2c, और ये एग्जैक्ट इसका आंसर है। क्या इसमें कहीं दिख रहा है ऐसा? तो b बटे में 2c, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर इसने कहा है समान तो समान करना है, दोनों को जोड़ा तो 2 भी आएगा, और फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि 2 शून्य का योग क्या होता है? तो माइनस b बटे में a होता है, तो वही फॉर्मूला लगाया और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। और ये b और a, ये वाला b a नहीं है, ये फॉर्मूले वाला b है, और इसमें हमने इस b का मान माइनस b रखा और इस a का मान c रखा है। डन, चलो भाई ठीक है, इसको हमने आप नोट कर सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण ये जो हमें दे रखा है इसके मूल हैं। चलो भाई ठीक है, तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना है। इसकी बात करें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा आ गया, और ऊपर ये बीटा जाएगा और यहाँ से ये अल्फा जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या चीज़ है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ये जो शून्यक होते हैं, मतलब कि जो शून्यक हमारे पास होता है इसका रिलेशन होता है, ये हमें 2 ही चीज़ें पता है। क्या पता है? हमें पता है शून्यक का योग पता है जो कि माइनस b बटे a होता है, और शून्यक का गुणनफल पता है जो कि c बटे a होता है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ अजीबोगरीब चीज़ आ जाए, तो आपको कन्वर्ट करना है इन दोनों फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें तो वही 2 रूल पता है, उसी को रख सकते हैं। अब देखो इसको जब मैंने एलसीएम लेके देखा तो देखो ऊपर प्लस वाला गया, नीचे गुना वाला गया, और दोनों का मान हमें पता है, तो भाई आंसर भी आएगा। तो बिल्कुल आएगा आंसर। तो इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह माइनस b बटे में a लिखा, और इसकी जगह आएगा c बटे में a आएगा, और इस a से ये a कट जाएगा, और ये बचा, एक मिनट, माइनस b बटे में c आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये a और ये कटेगा ही, क्योंकि नीचे है, ये आके उल्टा गुना होगा और a से a कट जाएगा, बच गया माइनस b बटे में c, और वही एग्जैक्ट आंसर है। यानी इसका पूरे का आंसर माइनस b बटे में c आ रहा है। क्या कहीं दिख रहा है? तो भाई यहाँ तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तो देख लो ना, ABC है क्या इसमें? तो हमने देखा a का मान है 1, भाई x का गुणांक 1 होता है, b का मान है 1 जो कि x का गुणांक, और c का मान है -2, ये चीज़ है।
अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो b कितना है हमारे पास, तो 1, तो ये आ गया -1, और c कितना है -2, तो इसको रखा हमने -2, और ये कुछ कट रहा है तो माइनस से माइनस कट गया, 1/2 आ गया। क्या कहीं है ऐसा, तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 1/2, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। यानी आप देख सकते हो जब भी ऐसी चीज़ें आए तो आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा में, क्योंकि यही 2 रूल हमें पता है और ये हमने दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। भाई चीज़ें हैं द्विघातीय है तो वो भी था और ये भी है, तो रिलेशन बनेंगे। ठीक है, और आप अगर वो चीज़ें भूल चुके हैं तो मैं यहाँ रिमाइंड करवा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघातीय समीकरण ये हमें दे रखा है कि शून्यक अल्फा बीटा, मतलब इसके 2 शून्यक हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला अभी देखा था हमने, -b/a होता है। तो यहाँ कंडीशन से देखा जाए तो a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, b का मान कितना है, तो भाई ये है हमारा b का मान जो x के साथ होता है, जो कि 3 आ गया, और c का मान है -4, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको मैंने यहाँ पर रखा तो क्या आ रहा है, तो b का मान 3 है तो -3 आएगा, a का मान 2 है तो ये आएगा। ठीक है, -3/2 क्या कहीं दिख रहा है, तो भाई -3/2 ये चौथा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में हमें दिख रहा है -3/2, और इसको हमने चेक किया तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको देखना है भाई शून्यक का योग जो है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये बताऊँ, शून्यक और मूल एक ही होते हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर ये मूल बोलता तब भी हम यही करते हैं, शून्यक बोला तब भी यही कर रहे हैं। डन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है यदि द्विघातीय समीकरण हमें ये दे रखा है, ठीक है, और इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने बोला अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग, इन दोनों को जोड़ के निकालना है। अब देखो इसमें तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्या भाई, इसने क्या रखा है भाई, अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग निकालना है। तो हमारे पास तो 2 ही रूल हैं। क्या रूल पे, कि हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस में बीटा हमें पता है, जो कि -b/a होता है। ठीक है, एक मिनट, या फिर अल्फा गुने बीटा में पता है, जो कि होता है c/a होता है। यही 2 चीज़ हमें पता है। ठीक है, और हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया अल्फा का वर्ग प्लस में बीटा का वर्ग कह दिया है। भाई अल्फा का वर्ग प्लस में बीटा का वर्ग कह दिया है। ठीक है भाई, ये कैसे निकलेगा, तो हम देख सकते हैं भाई, क्या हम इसका ये वर्ग वैसे निकलेगा कैसे, तो हमें ये पता है, इसका वर्ग कैसे बनाओगे, तो वर्ग निकालने के लिए हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हमें ये पता होना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है अल्फा का वर्ग प्लस में बीटा का वर्ग प्लस में 2 अल्फा बीटा होता है। भाई ये चीज़ तो होती है, लेकिन हम इसको ये तो कैसे बनाएं, अलग से ऐसे लिख दें क्या, तो भाई अलग से ऐसे कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो +2 अल्फा बीटा लिखो और -2 अल्फा बीटा लिखो, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। भाई ये चीज़ था, इसमें प्लस करके माइनस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सेम चीज़ है, माइनस करोगे तो कट के 0 आएगा। डन, तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। अब इसी में देखो ये चीज़ क्या बन गई है, तो ये बन गया है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, और साथ में 2 अल्फा बीटा है, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गया। अब हमें इस प्लस का मतलब पता है, गुना का मतलब पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। तो कैसे भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a है। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये -2 है, और अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा बीटा का मान तो c/a है। ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब ये ABC क्या है, तो भाई a होता है x² का गुणांक जो कि c है। ठीक है, और b होता है x का गुणांक जो कि -b है, और c होता है स्मॉल a जो कि अचर संख्या है। देखो मेन चीज़ था ना, ABC पहले से दिया था, इसीलिए हमें कैपिटल में लेना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम सेम चीज़ नहीं ले सकते, हमें कैपिटल में अलग करके लेना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला हमने उसी अनुसार किया है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। डन, तो यहाँ पर हमने वही लिखा। अब इसके मान को यहाँ रख देते हैं, रखेंगे तो क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर हमने रखा है b की जगह -b आएगा, मतलब माइनस में -b, और इसका वर्ग भी है यहाँ पे, बटे में a कितना है, तो c है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, माइनस में 2 है, और c का मान कितना है, a है, और a का मान कितना है, तो c है, ये लिख दिया हमने। चलो भाई ये चीज़ आ गया है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है भाई, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आ गया b का वर्ग बटे में c का वर्ग आ गया, और माइनस में 2a बटे में c आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया है। इसमें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, तो एलसीएम तो आ रहा है c का वर्ग। ठीक है, एलसीएम c का वर्ग आ रहा है, c के वर्ग से इसको भाग करेंगे, 1 आएगा, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो ये b का वर्ग आ जाएगा।
चलो भाई ठीक है। इसका सी से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो सिर्फ सी आएगा, और सी को ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2ac आ जाएगा। भाई ये 2ac आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई इसका जो मूल है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो क्या आया है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ये आ गया b स्क्वायर माइनस 2ac बटे में c स्क्वायर। देखते हैं कहीं दिख रहा है ऐसा, तो b स्क्वायर भाई 4ac 4 देखा है भाई, हमारा तो 2 आया, इसने 4 आया, इसका 4 आ रखा है, हमने 2, हमारा 2 आया भाई, ये क्या दिक्कत है। तो भाई दिक्कत क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन भी तो है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी तो है, इसको टिक मार लेते हैं और देखते हैं क्या ये सही है। तो इसको देखा भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रखा है भाई इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। और योग क्या होता है भाई, इसके ये क्या द्विघातीय समीकरण, मतलब अल्फा प्लस में बीटा निकालना है। और ये क्या होता है, तो माइनस बी बटे में ए होता है, तो माइनस बी बटे में ए ये चीज होता है। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या है, बी क्या है, माइनस बी है, यानी हम इसको करेंगे क्या, माइनस तो है, ये माइनस बी आएगा, और ए कितना है, ए ही है, यानी इसको हम कर सकते हैं अब बी बटे में ए आएगा। आप ऐसा मत करना कि आपको बोला है मूलों का योग और सीधे माइनस बी बटे ए करके आप इसमें ऑप्शन नंबर है नहीं माइनस बी बटे, चलो अच्छी बात है, आप फंसते नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फाइनली जो आंसर है वो तो देख लें, तो बी बटे में ए आया है, बी बटे का ए का ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूजन ये होती कि अगर इसमें ऑप्शन कहीं पर होता कि भाई माइनस बी बटे में ए दिया होता और आपके सामने होता तो आप सीधे इसको टिक मार देते और बोलते भाई मूलों का योग है तो वो यही होगा। लेकिन आपको चेक करना है यहाँ पर कुछ बदलाव है, उस बदलाव के अकॉर्डिंग आंसर बी बटे आया है, ए आया है, और वही हम टिक मारेंगे और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है इसका। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। अब देखो द्विघातीय समीकरण होता क्या है, तो द्विघातीय समीकरण वह होता है जिसमें जिस भी समीकरण में x की अधिकतम मान जो है, x की अधिकतम घात जो है वो 2 होती है, उसे कहते हैं द्विघातीय समीकरण। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये कट गया, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, ये ठीक है। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, अरे 3 आ रहे हैं, ये क्या लफड़ा है भाई, एक ही चाहिए हमें, कोई सा एक चाहिए ना हमें जो कि द्विघातीय समीकरण होगा। तो भाई इसको तो देखा, चलो ये तो आ ही रहा है। इसकी बात करें तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हुआ, x को अंदर गुना किया तो x का वर्ग प्लस में 3x और बराबर में x का वर्ग है, यही चीज आ रखा है इसको गुना करने पे। यहां से ये कट गया और ये बच गया 3x बराबर में 0। क्या इसमें अब x का वर्ग कहीं बचा है, तो नहीं बचा, यानी इसका x का वर्ग शहीद हो गया है, तो यहाँ पर x का वर्ग नहीं है, यानी ये द्विघातीय नहीं है। चलो भाई इसका ठीक है। इसमें क्या करें, इसमें क्या हो रहा है, तो इसकी बात हम देखें तो x का वर्ग है प्लस में 1 बटे x का वर्ग है बराबर में 0 है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x का वर्ग आएगा, ये इससे गुना होगा तो x की घात 4 हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर में 0 है, ये इधर चला गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, x की घात 4 प्लस में 1 बराबर में 0। अब बताओ क्या इसके अंदर x का वर्ग है, तो नहीं है भाई, इसमें तो x की 4 तक पहुंच गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है बस। यानी आप सिर्फ एक्स स्क्वायर देख के मत फंसना, उसमें आपको उसको सॉल्व करके देखना क्या वो एक्स स्क्वायर उसके अंदर बचा है कि वो कट गया है, ठीक है, कि वो बढ़ गया है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, उसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई यहाँ देखा बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, द्विघातीय समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग ज्ञात करना है। फिर से मूलों के योग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई a का मान कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है जो 1 है, x का गुणांक जो होता है वो b है, और c जो होता है वो अचर संख्या है -3, और शून्यांक का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, तो ये होता है हमारा -b बटे में a, ठीक है। और b का मान कितना है, -2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, और a कितना है, 1 है, तो -2 इसका आंसर है। अब इसको चेक करते हैं कहाँ पर आंसर है भाई, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इसका, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्विघातीय समीकरण हमें ये दे रखा है, अब कहा है इसने अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, वही घूम के बताया जा रहा है कि भाई इसने पिछली बार कहा मूलों का योग, एक बार कहा शून्यांक का योग, एक बार कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, बताओ तीनों चीज़ें एक ही हो रही है। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b बटे a होता है, और यहाँ से हम देख सकते हैं a का मान कितना है, x का गुणांक 1 है, b का मान -2 है, और c का मान जो अचर संख्या 5 है वही है, ठीक है। अब इसमें मैंने रखा तो b का मान है -2 तो लिख दिया, a का मान है 1, इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है और इसमें कहीं ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है जो कि 2 आ चुका है। डन। चलो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की का सुझाव किसने दिया था। भाई इसमें कोई जो आपके पास एक विधि थी कि भाई एक विधि इसमें हमने देखा हुआ है, जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा भी था कि भाई पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सुझाव किसने दिया था, किसने बताया था पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें बात करें तो इसमें कहा जाए तो श्रीधराचार्य जो है इसने आपको क्या था, इसने बताया था कि भाई पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम हल करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। तो याद रखना कि ये पूर्ण वर्ग विधि किसने बताया है, तो श्रीधराचार्य जो है इन्होंने हमें पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बताया था और इससे हमें हल करना सिखाया था। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो ये भी इस यहाँ पर डाला गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला दे रखा द्विघातीय समीकरण को ज्यामितीय विधि से हल करने का किसने बताया था इसको। ठीक है, किसने विकसित किया था कि ज्यामिति के द्वारा, जो ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री है उसके द्वारा हल करने के लिए किसने बताया था। तो भाई ज्यामिति के बारे में बताया तो इसमें से अब्राहम श्रीधराचार्य, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जो ज्यामिति विधि के बारे में बताया गया था वो बताया गया था यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, यूक्लिड के द्वारा तो बताया गया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स बराबर में सी, ठीक है भाई, के रूप में द्विघातीय समीकरण को हल करने का स्पष्ट सूत्र किसने बताया था। भाई इसके बारे में स्पष्ट सूत्र जो बताया था वो किसने बताया था। तो इसकी बात करें तो इसमें ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने बताया था कि भाई इसका स्पष्ट रूप, स्पष्ट जो तरीका है, सूत्र जो है, स्पष्ट का जो सूत्र है, जिसका सूत्र आपने पढ़ा है ना, वो जो बताया था वो किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज, जीके जैसी नॉलेज है जो मैथ्स से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ बात करें भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये दे रखा है। ठीक है, को द्विघातीय समीकरण का कौन सा रूप कहा जाता है। मतलब ये द्विघातीय समीकरण तो है लेकिन ये कौन सा रूप है इसका, तो ये इसका एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, और जनरल फॉर्म को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मानक रूप है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म यानी मानक रूप है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा मानक रूप। और हम इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो द्विघातीय समीकरण होता है वो उसका जनरली उसको मानक रूप में इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें एक्स का गुणांक ए होता है और एक्स का गुणांक बी होता है और जो अचर संख्या होता है उसे सी कहते हैं। डन, इसी के आधार पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ दे रखा एक बहुपद है। चलो भाई ठीक है, ये एक बहुपद है। अगर इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो क्या होगा। अरे ये क्या कह रहा है कि हमें कहा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसके सामने शून्य रख दे तो क्या होगा। अरे ये तो बात एक ही होती है, एक ही होती है ना बात कि भाई बराबर शून्य रखो चाहे नहीं रखो, तो समीकरण ही होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, याद रखना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने बहुपद चैप्टर में भी स्टार्टिंग में बताया था और समीकरण में भी आपको बताया था। समीकरण का मतलब क्या होता है, बहुपद का। देखो बहुपद क्या है, कोई भी जब इस तरीके की फॉर्म में लिखा रहेगा, यहाँ पे जब बराबर में नहीं है, बस एक बहुत सारे पद आपस में जुड़े हुए होंगे तो उसे बहुपद कहा जाएगा। लेकिन उसी में अगर समानता आ जाए, समान में कोई भी चीज़ आ जाए, फिलहाल इसने शून्य कहा है, उसमें समान में कोई भी चीज़ आ जाए तो उसे कहा जाता है समीकरण। यानी अब बहुपद के समान में शून्य रखा है तो अब ये बन गया है समीकरण। याद रखना, कहीं दिख रहा है इसमें समीकरण, तो यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण दिख गया है, क्योंकि 2 घात अधिकतम है इसलिए द्विघातीय समीकरण बना है। ओके, तो इसमें हमने दूसरे ऑप्शन को टिक किया है और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक कक्षा का क्षेत्रफल, कोई एक कक्षा है उसका क्षेत्रफल आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। जो लंबाई है और चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी ये आयत के रूप का है। ठीक है, तो इसे द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो मैं इसमें बताऊं, ये कुछ इस तरीके की क्लासरूम है। ठीक है, इसमें अगर ये कहूँ कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, इसने कहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी, तो ये x + 1 होगी।
ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी हम कह सकते हैं x गुने में x प्लस में 1, यही होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दे रखा है 300, यही दे रखा है। इसको जब मैंने गुना किया तो ये आ रहा है x का वर्ग प्लस में x, और इसको उठा के इधर ले आते हैं 300। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है कि भाई x का वर्ग नहीं दिख रहा भाई, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, कुछ और भी दिया हुआ है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन हमारा आ रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है भाई x का वर्ग आ रहा है, ठीक है, x का वर्ग आ रहा है। अब x का वर्ग तो यहाँ पर कहीं नहीं है, सब में 2x का वर्ग आ रखा है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या चीज है, इसके क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल जो होता है वो आपको दे रखा है, तो इसको हमने लंबाई गुने चौड़ाई किया और बराबर में 300 लिखा, क्योंकि वो क्षेत्रफल दे रखा है और उसी से समीकरण बनी है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा तो ये बिल्कुल सही आंसर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 300 बराबर 100, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। भाई ऐसे ऑप्शन बड़े कम होते हैं कि हाँ भाई इनमें से कोई नहीं पर आ जाए, ठीक है, लेकिन कभी कभी आता है तो भाई घुमा देता है, क्योंकि ऐसा लगता है भाई ऐसा तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं आ सकता, ठीक है, इन्हीं में से कोई आंसर होगा, कहीं ना कहीं हमने गलती की है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गलती नहीं है और आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं है और ये बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बड़ा है या बराबर है 0 के। चलो भाई ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण के मूल होंगे, क्या होंगे भाई, यहाँ पर ये चीज आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि d का मान जो है ये बड़ा है या फिर बराबर है 0 के, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वास्तविक मूल एग्जिस्ट कर रहा है, वास्तविक मूल है, तो यानी इसमें क्या होगा आंसर, तो भाई इसका आंसर सीधे डायरेक्ट होगा, जो सीधे फॉर्मूला जो सूत्र है द्विघातीय सूत्र का जो था वही आंसर होगा। क्या है भाई, x का सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ये एक फॉर्मूला था द्विघातीय सूत्र का, और ढूंढ लो भाई कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, यही आंसर है। तो इसको हम टिक कर सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो चीजें बिल्कुल आसान है, क्योंकि इससे हम किसी भी द्विघातीय समीकरण के हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, और कंफर्म है कि ज्ञात तो होगा ही होगा, यानी ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, कि भाई मूल तो ज्ञात कर ही देगा ये, ठीक है, ये सूत्र आपका है। ओके, तो इसको पहले चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघातीय समीकरण ये हमें दे रखा है कि मूल समान है, देखो यहाँ कह दिया मूल समान है, तो इनके मूल कौन कौन से होंगे भाई, मूल समान का मतलब d का मान 0 है, d का मान 0 है, मूल समान है। अब इसने बोला इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसमें से देखो क्या चीज़ है, मूल समान का मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके मूल समान नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसके मूल समान नहीं है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से कोई नहीं और या फिर -2/3, इनमें से ये दो चीज़ आपके पास है। इनमें से अब क्या आंसर निकलेगा मुझे नहीं पता भाई, तो नहीं पता तो निकालेंगे ना भाई, कैसे निकलेगा, तो हमें पता है मूल समान है, मतलब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा है, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसका द्विघातीय सूत्र से निकालो या इसके गुणनखंड करो और x का मान निकालो और जानो, और एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि दो शून्यांक है वो समान है तो समान लिख दिया, और इसके बराबर आएगा क्या, -b/a आएगा, और यहाँ पर a b c क्या है, a हमारे पास 18 है, x का गुणांक, b क्या है 12 है और c क्या है 4 है, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा आएगा, और b की बात करें तो 12 है मतलब -12 आएगा, और a की बात करें a कितना है, a छोटा ही ले लेते हैं क्योंकि छोटा a हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल है, ये a छोटा ही लिया गया, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया 18, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब देख सकते हैं 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 आ गया, इस 2 को नीचे ले आए तो अल्फा का मान कितना हो गया, -2/3 है, गुने में 2 है, इस 2 से ये 2 कट गया और ये आ गया -1/3 आ गया है, और ये अल्फा आ गया, ठीक है, अल्फा का मान आ गया -1/3, डन। तो चलो भाई ठीक है, ये आ गया। क्या हमारे पास कहीं ऑप्शन में ये आंसर है, तो ये ऑप्शन में आंसर नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाले पर टिक जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि इनमें से भी कोई नहीं वाले पर टिक जा रहा है, क्योंकि -2/3 ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आंसर 1/3 है, यानी इसका जो हल आ रहा है, इस समीकरण का जो हल आ रहा है वो आ रहा है -1/3, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो भाई, इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन और इसमें से फिर से आ गया, इनमें से कोई नहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन डायरेक्टली मत जाना कि डायरेक्टली आपने देखा कि भाई ये है तो सीधा आंसर -2/3 पे चलेगा। नो, आपको चेक करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी जा सकता है। तो 2 ऑप्शन थे, आपको चेक करना था और यहाँ पर 1/3 आंसर आ चुका है। डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो ओके, तो ये आ गया हमारे पास कितना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें हम देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन तो -1/3 आया है भाई, हमारा आंसर -1/3 आया है। और यहाँ पर -2/3 था भाई, ये तो गड़बड़ वाली बात है, यानी ये भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर डी 0 है यानी दोनों जो इसके शून्यक होंगे वो बराबर होंगे, जो कि हमने इस तरीके से लिखा। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं। एक और तरीका क्या है कि भाई डी अगर हमारे पास ये आ गया है तो फिर तो पूरा तरीका सॉल्व करेंगे। क्या चीज़ है कि x का मान होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला था पूरा, ठीक है। d का मान 0 सीधे रखते हैं, आंसर आएगा। कैसे आ रहा है भाई, -b कितना है 12 है तो -12 लिखा, अब प्लस माइनस में 0 आएगा और नीचे 2a कितना है हमारे पास, तो 18 है, तो 18 को हम यहाँ लिखते हैं तो 18 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो कितने पर आ रहा है, तो यहाँ मैं देखो क्या है, -12/18 दूनी 36 या 2 × 18 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है तो 2 से कटा ये 6 पर और 6 तिया 18, यानी हम फिर से देख पा रहे हैं 1/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये शून्य यहाँ खत्म हो गया, तभी एक ही आंसर आ रहा है। अगर ये शून्य की जगह कुछ और होता तो उसके साथ हम प्लस और माइनस करके 2 आंसर निकालते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही निकला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका विविधकर जो है वो शून्य है, जो कि इसमें क्या रखा था, ठीक है। तो चलो भाई, इसी के साथ हम गाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूल समान है इनके। हाँ ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये ऑप्शन हमने चेक भी कर लिया कि बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर हमने दोनों तरीके भी देख लिए भाई, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डन। चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ यदि समीकरण x² + px + q = 0 है और इसमें क्या रखा है, इसके मूल जो है वो p और q हैं। चलो अच्छी बात है, मूल p और q हैं। तो इसने कहा है इनमें से क्या है p का मान, भाई p का मान क्या है। अब भाई मूल p और q है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं कि p को 1 लिया, q को 1 लिया, मतलब x² प्लस में x प्लस में 1 लिखा = 0। अब इस कंडीशन में क्या एक इसका शून्यक है, क्या एक इसका शून्यक है, तो नहीं है। जब नहीं है तो इसके मूल ये p और q नहीं हो सकते ना, यानी एक इसका मान नहीं होता। देखो एक चीज याद रखना, अगर ये इसका शून्यक है, अगर इसका मूल है, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ रखते ही आंसर 0 आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा 0। भाई इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ गलत हो गया। चलो भाई ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये करेंगे तो x² आएगा और p 0 है मतलब, और q 1 है, यानी ये आ रहा है और प्लस में 0 बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, अगर मैं p का मान 0 रखता हूँ, सॉरी p और q, अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो क्या 0 आ रहा है, तो हाँ 0 आ रहा है, लेकिन 1 रखने पर क्या 0 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, यानी ये तो गड़बड़ है, ठीक है। यानी हम देख पा रहे हैं इन दोनों मानों पर ये पूरे समीकरण 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इसका शून्यक नहीं है, याद रखना। चलो भाई ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, x² है, माइनस में 2x है और प्लस में 1 आ गया। अब मैं बात करूँ -2 और 1 इसमें रखोगे ना, प्लस में 1 आएगा, ठीक है। -2 और 1 रखोगे तो ये भी शून्य नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी शून्यक नहीं है, तीनों नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसको चेक कर लें, तो भाई चेक किया हमने तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कहा इसने मूल है ये दोनों, यानी कि ये इसके शून्यक भी होंगे, अंदर पुट करने पर 0 भी आएगा, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब गड़बड़ वाली बात है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं ही आंसर आएगा। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, समीकरण ax² + bx + c = 0 है। चलो ठीक है, अब इसने कहा है कि मूल समान होंगे, इसके मूल समान है। समान का मतलब क्या है, समान का मतलब है d का मान 0 है, भाई मूल समान मतलब d का मान 0 है, यानी कहा जाए तो b² - 4ac = 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा, b² = 4ac आएगा, ये चीज़ आएगा। क्या ये ऑप्शन कहीं पर है, तो हम देख पा रहे हैं इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल यही तीसरा ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण दे रखा है 2x² - x - 1 बराबर में 0 है। ठीक है भाई, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है। तो भाई इसमें देखो बात करें कि भाई इसका अगर मैं डी निकालूं, क्योंकि जो कथन दिया है वो डी के आधार पर दे रखे हैं, डी निकालें तो डी क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a कितना है, तो x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है, मतलब -1, और c क्या है, ये -1 है। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ पर रखते हैं, रखने से क्या होगा, तो b का मान है -1, इसका वर्ग कर दिया, -4, a की बात करें तो 2 आएगा और c की बात करें तो -1 आएगा, ये चीज़ आ जाएगा। डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -1 का वर्ग 1 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 9 आ रहा है, यानी डी का मान तो 9 आ रहा है। और डी का मान 9 मतलब क्या सिचुएशन आ रही है, तो डी का मान 9 मतलब ये 0 से बड़ा आ रहा है, और 0 से बड़ा मतलब कहाँ ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन पहला वाला करेक्ट आ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में डी का मान 0 से बड़ा है, और डी के मान 0 से बड़ा होने से क्या होता है, तब इस द्विघातीय समीकरण जो है इसके वास्तविक मूल आएंगे, वो भी अलग अलग। ठीक है, खैर वो चीज़ पूछा नहीं है, फिलहाल सिर्फ यही पूछा है जो हमने निकाल दिया है और इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो x² + x + में 1 बराबर 0, ये क्या है, इसके वास्तविक हल है, ये चीज़ है इसके वास्तविक हल है। चलो भाई ठीक है, वास्तविक हल है। अब इसने ये कहा है तो उस कंडीशन में x का मान क्या होगा, वास्तविक हल है, तो भाई वास्तविक का हल का मतलब क्या होगा, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं के वास्तविक हल होंगे। ठीक है भाई, x का मान देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो इस कंडीशन में x का मान मैं निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या है, तो वही है -b + -b² - 4ac और बटे में 2a, यही होता है। ठीक है भाई, अब इस कंडीशन से यहाँ पर देखेंगे भाई a का मान कितना है, तो ये 1 है, b का मान कितना है, तो 1 है, और c का मान कितना है, तो ये भी 1 है, तीनों के तीनों 1 है। रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रखा तो -1 आ रहा है, प्लस माइनस है, अंडर रूट में आ रहा है, ये b² 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी 4a और c और बटे में 2a, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है भाई, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस में अंडर रूट में -3 आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है। अब ये तो हो गई गड़बड़, गड़बड़ क्या हो गई है, यहाँ पर देखा तो ये d आ गया है 0 से छोटा, ये d आ गया है 0 से छोटा, और d जब 0 से छोटा होगा तो क्या x का वास्तविक मान आ पाएगा, तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, भाई नहीं आ सकता, भाई ये तो गलत हो रहा है। तो इसको चेक किया हमने, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई d का मान 0 नहीं, यानी इसका कहा जाए इसके वास्तविक का हल है ही नहीं, इसके वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, तो इसी कंडीशन से इनमें से कोई नहीं का आंसर आ गया है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो kx² - (2x) है -4 है बराबर 0 है का हल जो दे रखा है, इसका हल ये दे रखा है, तब k का मान हमें ज्ञात करना है। भाई जब ये हल दे रखा है यानी इसके मान पर ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं, रखेंगे तो क्या आ रहा है, तो k आ रहा है, ये लिखा √2 का वर्ग है, माइनस में √2 गुने में √2 है, और माइनस में 4 बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है भाई, इसको जैसे ही मैंने वर्ग किया तो ये आ गया 2 के, इसको गुना किया तो ये 2 आ गया, माइनस में 4 बराबर में 0 है। ठीक है, -2 और -4 कितना हो गया, -6, उसको उठा के उस साइड ले गया जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2 के बराबर में 6 आ रहा है। ठीक है, और k का मान कितना आ गया, तो 6 बटे में 2 आ गया है, और इसको मैंने काट दिया तो 3 आ गया, k का मान 3 आ चुका है। क्या ऑप्शन में 3 कहीं आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में मुझे तो दिख गया भाई, चौथा ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं भाई क्या ये सही है। तो हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया भाई चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारे पास, 3 आ गया है, जो कि हमने यहाँ वैल्यू निकाली है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यदि द्विघातीय समीकरण हमें ये दे रखा है कि मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, और ये किस कंडीशन में होता है, तो ये कंडीशन हमारी है कि हम इसे कह सकते हैं भाई जब d का मान 0 होता है तब ये वास्तविक और बराबर होता है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है तो k का मान क्या होगा, भाई इस कंडीशन में k का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम देखें a का मान क्या है, a का मान 12 है क्योंकि x² का गुणांक है, b का मान 4 k है क्योंकि ये x का गुणांक है, और c क्या है 3 है जो कि अचर संख्या है, और d बराबर 0 है, और d का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो भाई b² - 4ac बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, अब b का मान कितना है, 4 k है, तो इसको हमने रख दिया, 4 k रख दिया, माइनस में 4 a कितना है, तो a है 12,
ठीक है 12 लिखा, और सी कितना है तो सी 3 है, और हम इसको 3 भी लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अब बराबर में 0 आ गया। इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का वर्ग, यानी 4 गुने में 4 और के है, और ये उस साइड जाएगा तो 4 गुने में 12 गुने में 3 आ रहा है। ठीक है भाई, इस 4 से ये 4 कट गया और 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12, यानी यहाँ पर ये के का वर्ग भी है। के का वर्ग कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया। 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं के का मान कितना आएगा, तो ये ±3 आ गया। ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख रहा है, तो के का मान ±3, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हमें दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, जो कि ±3 है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा इसे भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, इसके मूल हैं, इसके मूल क्या हैं, तो क्या वास्तविक है, परिमेय है, अवास्तविक है, इनमें से कुछ नहीं, क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें से बात करें भाई, इसमें हम करते हैं डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो ए क्या है इसमें, एक्स का गुणांक 1 है, बी क्या है 2 है, और सी क्या है 4 है, जो अचर संख्या 4 होती है सी। ठीक है, अब इसको देखा तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलो ठीक है, बी का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग किया और माइनस में कर दिया हमने 4। ए की बात करें, ए कितना है 1 है, चलो ठीक है। सी कितना है 4 है, तो ये भी ठीक है। चलो भाई, इसको हम देखते हैं तो 2 दूनी 4 में से 16 गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया -12। अरे वाह, ये तो 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया है। अब जब भी डी का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, तो वह होता है अवास्तविक, यानी वो वास्तविक नहीं निकल सकता, वो अवास्तविक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे भाई क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डी से ही कि वो संख्या मतलब उसके मूल जो है वास्तविक आ रहे हैं कि अवास्तविक आ रहे हैं। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि समीकरण px² + 2x प्लस में p बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है, के मूल वास्तविक व बराबर हैं। अब फिर इसने कहा है वास्तविक है और बराबर है। बराबर का मतलब हमारे पास कह सकते हैं डी का मान 0 है। अब उस कंडीशन में इसने कहा है p बराबर क्या होगा, p का मान क्या होगा, तो भाई इसमें से मैं देख लेता हूँ कि भाई a कितना है, तो a है p, b कितना है, तो ये 2 है क्योंकि x का गुणांक है, c क्या है, ये भी p है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर में 0। b कितना है, तो 2 है, तो 2 का वर्ग किया, -4a कितना है, तो p है, और c कितना है, तो ये भी p है, बराबर में 0 आ रखा है। चलो भाई ठीक है, इसको उठाकर दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं। ये 2 का वर्ग 4 हो गया, ये उठ के उधर जाएगा तो 4 और p का वर्ग आ जाएगा। इस 4 से 4 कट सकता है, 4 एकम 4 कट गया बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं p का वर्ग जो आया है वो 1 आया है, और p का मान क्या होगा, तो +-1 होगा। p का मान होगा +-1। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं p का मान +-1 कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, p का मान +-1। चेक कर लें क्या ये सही है, तो देखा हमने तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कि जब भी कहा है वास्तविक व बराबर, यानी कि हम डी का मान 0 रखेंगे, और इसको तो ABC मानना है, और उसको फॉर्मूले में रखो, अपने आप आएगा आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, अगले क्वेश्चन की बात करें, जो द्विघातीय समीकरण px² qx प्लस में r बराबर में 0 है। चलो ठीक है, इसके विविक्तकर निम्न में से क्या होगा, इसका विविक्तकर क्या होगा, तो विविक्तकर क्या होता है, तो अब तुम सोचोगे भाई x का फॉर्मूला जो हमारा था -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac बटे में 2a, ये होता है। ठीक है, और आप सोचते हो कि भाई ये चीज़ विविक्तकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे ही आ रहा है भाई p/q/r के हिसाब से वही आ रहा है। ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये डी नहीं होता, इसके अंदर वाला डी होता है, ये पूरा डी नहीं होता, ये अंदर वाला डी होता है, यानी डी का मान होता है b² - 4ac, यानी रूट में नहीं होता, रूट में नहीं होता, डी का मान होता है b² - 4ac। अब भाई ए बी सी क्या है, a का मान कहें तो p है, b का मान कहें तो q है, और c का मान कहें तो r है, यानी यहाँ से क्या आएगा, b का मान q है तो ये आ गया q का वर्ग, -4, a की बात करें तो ये p है तो p लिख दिया, और c का मान कहें तो r है तो r लिख दिया, यानी ये हमारे पास d का मान आ रहा है q का वर्ग माइनस में 4pr। ठीक है, q का वर्ग माइनस में 4pr कहाँ पर है, ये सेकंड ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है।
सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है कि भाई डी का मान आ रहा है Q² - 4PR। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज के सेशन के वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि आपने बहुत देखा, बेहतरीन क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमने डी के बारे में, भाई डिस्क्रिमिनेट जो विविधकर, उसके बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ लिया है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप बहुत आसानी से आराम से कर सकते हो और इन क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे, वो भी MCQs के और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि भाई आपका 1% भी कुछ ना छूटे। ठीक है, एग्जाम में जब बैठे तो बोले ये भी आता है, वो भी आता है और वो भी आता है, सारी चीजें आती है, क्योंकि हम आपका कुछ भी छूटने नहीं देंगे, एक एक बारीकियों को लेके चलेंगे। ठीक है, बस आप साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजे में साथ में कोर्सेज करते रहिए, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, भाई सब कुछ होने वाला है क्लियर। ठीक है, 1% भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो चलो भाई इसी के साथ इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री मिल रहा है, आपको मिल रहा है पूरा कोर्स फ्री। ठीक है, यानी कि A to Z शुरू से लेकर एंड तक पूरा कोर्स फ्री मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने कुछ और भी अच्छा किया है। क्या भाई, यहाँ पर लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट में क्या खास बात है ऐसी? भाई खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, सिस्टमैटिक तरीके से। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप देखो भाई इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, और इस तरह से सेक्शन आगे भी हमारे पास आगे भी नीचे हैं, जो कि ओलंपियाड है, IIT JEE है, नीट है और UPSC, बहुत से सेक्शंस हैं, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हो उस कोर्स पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते आप उसकी वीडियोस को, उसके पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि आप लोग हो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप हो कक्षा 10वीं में तो 10वीं को क्लिक किया, और क्लिक करते के साथ इसके बाद में कहूँ यहाँ पर आप देखो 10वीं पे क्लिक करते इसके जितने भी टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे, और भी टीचर्स हैं, नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे और भी टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनमें क्या चीज़ है, इनमें आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को यहाँ पर देख सकते हो, या फिर पूरे कोर्स को पढ़ना है तो यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके कोर्स को पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैथमेटिक्स का कोर्स करना है तो मेरे सामने यहाँ नीचे इसके वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही क्या होगा, क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करवा रखी है, पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और बहुत से चैप्टर्स जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा रखे हैं। इन चैप्टर्स में आप क्लिक करोगे तो इसके कॉन्सेप्ट वीडियो, NCERT के पूरा सॉल्यूशन, 1 शॉट वीडियो, MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटेड है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में A to Z चीज़ें अवेलेबल हैं, और आप यहाँ पर देखिए, सीखिए और कहते हैं अपने मार्क्स को मैक्सिमम तक लेके जाइए। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें किसी भी टॉपिक पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं अंदर स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट वीडियो या फिर कोई भी एक्सरसाइज में, पर्सनालिटी में कहीं भी कोई दिक्कत है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते कुछ इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप उसको बड़े आराम से आसान तरीके से उसको देख पाओगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम के कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान है उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनका भी फायदा हो। भाई आपका तो फायदा हो ही रहा है, उनका फायदा हो तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। ओके, इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।